आजादी का अमृत महोत्सव। श्रोताओं नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे देश भारत ने खुद को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे वो खेलों का क्षेत्र हो, हमारा देश हर क्षेत्र में आगे बढ़ता रहा है। और वर्ष 2047 तक आज़ादी का अमृत महोत्सव के वक्त जब हम 100वां वर्ष मना रहे होंगे, तब तक हम कई उपलब्धियां प्राप्त कर चुके होंगे। तो आज के नमस्ते जैसलमेर कार्यक्रम में हम बात करेंगे खेल जगत के बारे में। जैसलमेर खेल के क्षेत्र में कितनी उपलब्धियां प्राप्त कर चुका है, ग्रामीण से शहरी, शहरी से जिला स्तरीय, जिला स्तर से राज्य स्तर तक, राज्य स्तर से राष्ट्रीय और राष्ट्रीय से अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जैसलमेर ने कई खिलाड़ी दिए हैं। तो नमस्ते जैसलमेर कार्यक्रम में आज हम बातचीत करेंगे जैसलमेर के जिला खेल अधिकारी और खेल प्रशिक्षक श्री राकेश जी विश्नोई से। श्रोताओं, सृष्टि का कण कण क्रीड़ामान है। क्रीड़ा प्रसन्नता है, क्रीड़ा मानसिक शारीरिक सौष्ठव है, क्रीड़ा सद्भाव है। राकेश जी, आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। खेल के क्षेत्र में आज युवा सर्वोपरि है, तो जैसलमेर में खेल की क्या स्थिति है आपके दृष्टिकोण में? सर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसलमेर में भी खेल के लिए बहुत कुछ संभावनाएं और भी है, लेकिन अभी तक हमने जैसलमेर के अंदर जो राजस्थान सरकार के युवा मामले एवं खेल विभाग व राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के द्वारा यहाँ पर 2 खेलों की अकादमी का संचालन किया जा रहा है जी। जिसमें पूरा राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से ही फंडिंग होता है। कोई निजी अकादमी नहीं है, सरकारी अकादमी है, लेकिन उसके अगर परिणाम आप देखें तो उसके आगे कोई भी निजी अकादमी नहीं टिकती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा सर कि 2013 से मुख्यमंत्री बजट घोषणा के अंतर्गत ये अकादमी बास्केटबॉल खेल में प्रारंभ हुई और 2020-21 के अंदर हैंडबॉल खेल में अकादमी प्रारंभ हुई। तो बास्केटबॉल खेल के अंदर अभी तक 9 खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर राजस्थान टीम से खेलकर अपना बहुमूल्य योगदान दिया, राजस्थान टीम को पदक दिलाया और उसी प्रदर्शन के आधार पर उनका चयन भारतीय टीम के अंदर हुआ और उन्होंने विदेश के अंदर जाके भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया, जिसमें 9 खिलाड़ी अपने जैसलमेर अकादमी से अब तक खेले हैं। बहुत अच्छी बात है। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें अभी तक राष्ट्रीय स्तर के ऊपर 60 खिलाड़ी स्वर्ण पदक जीत चुके हैं और 42 खिलाड़ी रजत पदक एवं 40 खिलाड़ी कांस्य पदक जीत चुके हैं। और राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भाग लेने वाले खिलाड़ियों की तो संख्या लगभग 200 के आसपास हो गई है। तो ये राजस्थान सरकार द्वारा जो अकादमी का संचालन किया जाता है, इसमें राजस्थान स्टेट के द्वारा जो भी प्रतियोगिता होती है, जिसमें विद्यालय की होती है और ओपन भी होती है, इनमें बास्केटबॉल अकादमी की सीधी एंट्री है। क्योंकि जैसलमेर जिले से 2 टीमें जाती है। एक तो अकादमी से खेलते हैं बच्चे जो अकादमी हॉस्टल में रह के प्रशिक्षण लेते हैं, और एक जिले की टीम जाती है जो विद्यालय के अंदर शिक्षा विभाग की तरफ से भेजी जाती है और ओपन प्रतियोगिता में जिला बास्केटबॉल संघ की तरफ से भेजी जाती है। तो एक साथ 24 बच्चों को खेलने का मौका मिलता है। राकेश जी, अगर मैं शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की बात करूं तो जैसलमेर में हमारे ग्रामीण क्षेत्र से और शहरी क्षेत्र में क्या परिवर्तन आया है और खेल के क्षेत्र में कितनी भावनाएं जो है खिलाड़ियों की बढ़ी है और कितने युवा जो है अपने जैसलमेर का प्रतिनिधित्व करते हुए स्वर्ण पदक, रजत पदक या कांस्य पदक जैसी उपलब्धियां प्राप्त की है उन्होंने? हाँ सर, वही बताना चाहूँगा कि जैसे राज्य स्तरीय प्रतियोगिता होती है तो इसमें हमारे जैसलमेर जिले की भी मैं बात करूँ, जैसे फुटबॉल खेल है तो वो सीनियर वर्ग के अंदर कांस्य पदक भी जीत चुके हैं। तो एक बहुत बड़ी बात है कि पूरे राजस्थान के अंदर, और जबकि हमारे पास अभी फुटबॉल का कोई प्रशिक्षक भी नहीं है, लेकिन गांव के आसपास के क्षेत्र के जो खिलाड़ी हैं वो रेगुलर खेलते हैं। और जो जिला फुटबॉल संघ है वो एक्टिव है, वो नियमित प्रतियोगिताएं भी करवाते हैं, जिला स्तरीय प्रतियोगिता कराते हैं, उनका प्रशिक्षण शिविर भी आयोजित करते हैं और समय समय पर उनको बाहर भेजते भी हैं प्रतियोगिता के लिए। तो उसी से उनका परिणाम आ रहा है। इसी के साथ बास्केटबॉल, हैंडबॉल और क्रिकेट, ये काफ़ी ऐसे खेल हैं जिन खेलों के अंदर अभी तक खिलाड़ियों ने अच्छे प्रदर्शन बार किए हैं। एथलेटिक्स की बात करूं तो यहाँ जैसलमेर अंचल के ग्रामीण क्षेत्र के जो प्रतिभावान खिलाड़ी हैं उन्होंने भी राष्ट्रीय स्तर तक जाकर पदक प्राप्त किए हैं। जिम्नास्टिक खेल है
उसके अंदर भी बच्चों ने राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर पर पदक प्राप्त किए हैं। तो इसी तरह अभी और भी संभावनाएं हैं। यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है, जैसलमेर के अंदर टैलेंट खूब है, लेकिन उनको मार्गदर्शन, उनको भुनाना, उनको सही गाइड करना, ताकि वो खिलाड़ी अपना उस प्लेटफॉर्म पे आगे जाके और जिले का और राज्य का नाम गौरवान्वित कर सकें। अच्छा राकेश जी, आप तो प्रतिभा के पारखी हैं और खेल प्रशिक्षक के रूप में आपने कार्यभार ग्रहण किया, तब से युवा खिलाड़ियों में सर्वप्रथम आपने अनुशासन और व्यक्तित्व की अभिवृद्धि को बढ़ाया। तो कितना महत्वपूर्ण रखता है एक खिलाड़ी में अनुशासन और उसकी व्यक्तित्व की अभिवृद्धि? सर, अनुशासन से ही खेल है। अगर अनुशासन नहीं है तो खिलाड़ी है ही नहीं। खिलाड़ी का एक परिभाषा ये है कि खिलाड़ी मतलब अनुशासित। जो अनुशासित नहीं है वो खिलाड़ी कभी बन ही नहीं वो सकता। कहते भी हैं, बिन अनुशासन रे मना सफल न होवे काज। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं बच्चों को एक ही कहता हूँ कि मेरे को सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन चाहिए, खिलाड़ी मैं अपना आप तैयार कर दूंगा। क्या बात। अगर आप अनुशासन में रहोगे तो आप उन ऊंचाइयों तक पहुंच जाओगे। आज अगर मान लो अपने एक लीजेंड सचिन तेंदुलकर की बात करें, जी। सबको पता है कि कोई डिसीजन गलत भी हो गया होगा, लेकिन कभी भी उन्हें पीछे मुड़ के नहीं देखा, कभी भी एम्पायर के सामने जाके ये नहीं बोला कि आपने मेरे को आउट कैसे दे दिया। तो वो एक अनुशासन होता है खिलाड़ी का। कोई बात नहीं, खेल है, हार जीत होती रहती है, लेकिन आप अगर जीत जाते हो तो उस जीत को भी पचाना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जीत भी हर किसी के पचती नहीं है। और हार गए तो उसको सहन करना बिल्कुल, वो भी बहुत बड़ी बात है। तो जो ये खेल है, ये हमारे को हर उस परिस्थिति के अंदर जीना सिखाता है कि हमें हार भी सहन करनी है और हमें जीत भी पचानी है, और हमें अनुशासन बनाए रखना है। मैं 13 साल से जैसलमेर के अंदर बास्केटबॉल खेल का प्रशिक्षण दे रहा हूँ, और मैंने कई खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक निकाले हैं। और मैं खिलाड़ियों को ये कहता हूँ, आप तो डिसिप्लिन में रहो, बाकी सब कुछ अपने आप हो जाएगा। क्या बात है। और जो खिलाड़ी डिसिप्लिन में रहा है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर से पहले रुका ही नहीं है, और आज भी अच्छी अच्छी नौकरी के अंदर वो सेवाएं दे रहे हैं, जिसमें भारतीय रेल है, भारतीय थल सेना, जल सेना, वायु सेना, CRPF, BSF। ये बहुत बड़ी बात है कि खेल के साथ साथ शिक्षा को ना भूलें वो। हाँ, और कॉमनवेल्थ में अब जैसे अपन बात करें कि भारत ने इतना शानदार प्रदर्शन किया है, जिसके अंदर अपने राजस्थान का भी शानदार प्रदर्शन रहा है, और उसके अंदर आपको पता हो तो सबसे ज्यादा जो मेडल आए हैं भारत के, वो 20 खिलाड़ी गए थे भारतीय सेना के, आर्मी के, और 20 में से 16 खिलाड़ी है जो मेडल लेके आए हैं। क्या बात। अब बात कर रहे थे अपन जैसलमेर की, तो जैसलमेर के अंदर जैसे अपन बात करें खिलाड़ियों की, तो यहाँ के जो खिलाड़ी है, जो अनुशासन से उन्होंने आज सब कुछ हासिल किया है, लेकिन कई बार होता है खिलाड़ी इंजर्ड हो जाता है, वो चोटग्रस्त हो जाता है, तो वो अपने आप में यूँ सोचता है कि अब मैं क्या करूँ, अब तो मेरा तो कैरियर ही खत्म हो गया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं उनको ये कहता हूँ, अब आप गिरोगे तभी उठोगे, कोई बात नहीं, चोट लगी है, आप रिकवर करो, वापस मैदान में आओ। क्योंकि मेरे यहाँ कई बच्चे ऐसे हैं बास्केटबॉल के, जैसे कोई खेल प्रतियोगिताओं के अंदर कभी चोटग्रस्त हो जाते हैं, लिगामेंट इंजरी भी हो जाती है, उनके ऑपरेट कराने के बाद वापस मैदान में आकर वो राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक जीते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। यहाँ क्या क्या सुविधाएं हैं खेल अकादमी में? सर, जैसलमेर के अंदर पूरे राजस्थान में अगर अपन बात करें कि जो एक इंडोर फैसिलिटी है बास्केटबॉल की, टेराफ्लेक्स कोर्ट, जो कंप्लीट बास्केटबॉल के लिए इंडोर तैयार हुआ है, पूरे राजस्थान में ऐसा कोर्ट नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ बास्केटबॉल के लिए ही हो। ये बहुत और कंप्लीट उसका टेराफ्लेक्स, और उसमें सारी वो मूलभूत सुविधाएं हो, जिसमें जिम भी है, और उसके साथ अपने आउटडोर सिंथेटिक कोर्ट भी हैं। और अभी बात करूं तो राज्य सरकार ने इसी बजट घोषणा के अंदर जैसलमेर को बहुत कुछ ऐसी सुविधाएं दे दी है जिसका अभाव काफ़ी वर्षों से था, और जैसलमेर के लिए वो मांग थी कि जैसलमेर के लिए कभी इन खेल सुविधाओं की मतलब कोई देखेगा इस तरफ कोई, और जैसलमेर को ये मूलभूत सुविधाएं मिलेगी। आपने अभी राज्य सरकार की बात की, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, अभी हाल ही में राजस्थान सरकार की पंच गौरव स्कीम लागू हुई है, तो इसमें एक जिला एक पर्यटन, एक जिला एक प्रजाति, तो इसमें एक जिला और एक खेल में किसको शामिल किया गया है? एक जिला एक खेल के अंदर जैसलमेर से जिम्नास्टिक खेल को चयनित किया गया है, और उसको चयनित करने का कारण भी मैं आपको बता दूं। कई लोग कहते हैं कि यहाँ की बास्केटबॉल में बच्चे बहुत अच्छे हैं, हैंडबॉल में बहुत अच्छे हैं, तो आपने जिम्नास्टिक खेल को ही क्यों चुना? जी, जिम्नास्टिक खेल एक मदर गेम है, और जिम्नास्टिक के बच्चे भी अपने गांव के बात करें, जैसे पोखरण के, जैसलमेर के कुछ बच्चे हैं जो राष्ट्रीय स्तर तक खेल के आए हैं, पूर्व में मेडल भी लाए हैं, राज्य स्तर पे मेडल आ रहे हैं। लेकिन अगर उस खेल की नर्सरी अगर अपन यहाँ चला देंगे और उस खेल के जो बच्चे तैयार होंगे, आप किसी भी खेल में डाल देना उनको, मतलब वो बेसिक है, फाउंडेशन उसका जिम्नास्टिक से ही प्रारंभ होता है, जिम्नास्टिक उसमें सारे खेल सम्मिलित है। हाँ, वो एक मदर गेम है, मतलब खेल की माँ है वो। बिल्कुल, वो एक खिलाड़ी का जो बेसिक
ढांचा जो है ना वो तैयार करती है, क्योंकि उसके अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी है, जो स्ट्रेंथ है और जो एक्सप्लोसिव है, वो आप जिम्नास्टिक खेल से उसको बढ़ा सकते हो। एक अच्छा जिम्नास्ट होगा उसको आप किसी भी खेल में उतार दो, क्योंकि वो शारीरिक रूप से इतना फिट होता है, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी मांसपेशियां और उस तरह से लचीली और स्ट्रेंथ होती है कि आप किसी भी खेल में डालोगे तो वो खिलाड़ी कभी रुकेगा नहीं। और अपने पंचगौरव के अंदर जो एक जिला एक खेल में जिम्नास्टिक खेल है, उसमें विगत वर्ष 2025-26 में यहाँ जिला स्तरीय प्रतियोगिता कराई, जिसमें जैसलमेर जिले के आसपास के गांव के खिलाड़ी भी यहाँ आए, उनको यहाँ पे आवास व्यवस्था दी। उनकी प्रतियोगिता के बाद में अपने जो टैलेंट जो खिलाड़ी थे उनको चयनित किया, प्रतिभावान खिलाड़ियों को, और उसके बाद में उनका यहाँ प्रशिक्षण शिविर भी आयोजित किया। और उसके पश्चात उनको भ्रमण के लिए जोधपुर भेजा गया। जोधपुर में भी अपने अलग अलग सेंटर पे, जैसे चैनपुरा है, उमेद स्टेडियम है, वहाँ पे जो प्रशिक्षक लगे हुए हैं, जो NIS क्वालिफाइड कोच हैं जी, उनसे अपन उन खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिलवाया। और जोधपुर के जो खिलाड़ी हैं, क्योंकि राजस्थान में 2 ही जगह पे जिम्नास्टिक खेल को पंचगौरव के एक जिला एक खेल में चयनित किया है, अच्छा। एक जोधपुर और एक जैसलमेर। क्या बात है। तो अब जोधपुर तो पुराना जैसलमेर मतलब चल ही रहा था जिम्नास्टिक के अंदर, लेकिन अब जैसलमेर के लिए वो चीज़ें दिखाने के लिए अपने उनको जोधपुर भेजा। वहाँ का इक्विपमेंट, वहाँ का इंडोर, वहाँ की फैसिलिटी, वहाँ के कोच, वहाँ के खिलाड़ी, ताकि जैसलमेर के बच्चे वहाँ जाके देख आएँ। और फिर पिछली सरकार में मतलब बजट घोषणा में राज्य सरकार ने हमारे को कुल 85 लाख रुपए का बजट दिया, जिसमें सबसे अधिक 73 लाख का बजट जो दिया वो खेल उपकरण के लिए दिया ओके। पंचगौरव में। उसमें लगभग 70 लाख के खेल उपकरण अभी अपने कार्य आदेश दे दिया है। लगभग इसी महीने में वो सामान अपने यहाँ आ जाएगा, और जब वो सेटअप होगा तो यहाँ के जो खिलाड़ियों को इक्विपमेंट मिलेगा, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि आने वाले समय के अंदर जैसलमेर का नाम एक जिम्नास्टिक खेल में दूसरे खेलों से भी बहुत ऊपर जाने वाला है। बिल्कुल, ये है जैसलमेर वासियों के लिए, युवा खिलाड़ियों के लिए बहुत ही उम्मीदों की बात है कि हम खेल क्षेत्र में भी बहुत आगे जो है बढ़ रहे हैं। मैं इसी में एक बात और बताना चाहूँगा कि पंचगौरव के अंदर हमने जो प्रशिक्षक रखा है, क्योंकि अभी सरकार के पास मतलब एक सुविधा के रूप में जो हम पार्ट टाइम जो कोच रखते हैं, हाँ। उसमें हमने एक जैसलमेर के अंदर जो जिम्नास्टिक का प्रशिक्षक रखा है, वो खुद एक राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी है, सीनियर नेशनल में भी खेला है, और अभी सीनियर राज्य स्तरीय प्रतियोगिता जो जोधपुर में हुई उसमें भी पदक जीत के आया है। तो मतलब आज भी वो खिलाड़ी खुद एक परफॉर्मेंस भी कर रहा है, खुद राज्य स्तर राष्ट्रीय स्तर पे खेल भी रहा है, पदक भी जीत रहा है, और नए जो को बच्चे प्रेरित कर हैं रहा है। उनको ट्रेनिंग दे रहा है। ट्रेनिंग दे रहे इसी में जैसे जो जिला जिम्नास्टिक संघ है हैं। जी, जो हमने पंचगौरव में खेल लिया है, उसमें जिला जिम्नास्टिक संघ का भी बहुत बड़ा सहयोग है हमारे को प्रशिक्षण दिलवाने में। और साथ में जो प्रशिक्षक हमने लिए है उसमें भी जिला संघ ने हमारा सहयोग किया। बाहर से प्रशिक्षक बुलाया, उगम सिंह जो खुद एक अच्छा खिलाड़ी भी है, अच्छा प्रशिक्षक भी है, नियमित प्रशिक्षण दे रहा है। और हमने जैसे आसपास के जितने भी छोटे बच्चे हैं उनका सबका रजिस्ट्रेशन कर रखा है, वो नियमित बच्चे आ रहे हैं। तो हमारा ये टारगेट है कि आने वाले टाइम में पंचगौरव के अंदर जो ये खेल जिम्नास्टिक हमने चुना है उसकी हम एक अकादमी की भी यहाँ स्थापना कराएं। खिलाड़ियों की दिनचर्या क्या रहती है, आप किस प्रकार से उनको हैंडल करते हैं? सर मैं आपको खिलाड़ी की अगर दिनचर्या के बारे में बात कराऊं तो जैसे कहावत है कि जो सूर्य उदय से पहले जो उठ गया ना वही है। सूर्य आपको उठा रहा है तो फिर आपके पास वो समय नहीं है खुद के लिए कुछ करने का। अपने जो बच्चे हैं यहाँ पे जो नियमित अपन प्रशिक्षण देते हैं वो रेगुलर सुबह 4:30 बजे उनको उठाया जाता है, 5 बजे वो खेल मैदान में पहुँचते हैं, और हम कोच के रूप में उनके साथ खड़े रहते हैं मैदान में। 5 बजे से 6:30 बजे तक 1.5 घंटे का मॉर्निंग सेशन जो हम पूरा भी कंडीशनिंग पे दे रहे हैं, क्योंकि हमारे जो ये ट्रेनिंग शेड्यूल जो होता है वो कंपटीशन को देख कर प्रिपेयर किया जाता है कि आपका कंपटीशन कब है। तो उससे पहले आपको किन किन चीज़ों की, आपको किस टाइप से आपका माइक्रो मीजो प्लान बना के वो बच्चे को ट्रेंड किया जाता है कि जिस दिन प्रशिक्षण आपका कंपटीशन शुरू होने वाला है उस दिन आपको उस लेवल तक बच्चे को लेके जाना है। तो हम 4:30 बजे शुरू करते हैं, 6:30 तक प्रशिक्षण देते हैं। उसके पश्चात वो बच्चा नहा धो के ब्रेकफास्ट करके रेडी होके और उसको 7:30 बजे स्कूल में भेजा जाता है। बीच में थोड़ा सा रोकना चाहूँगा, ब्रेकफास्ट की बात है तो आप ब्रेकफास्ट में क्या क्या सम्मिलित करते हैं? ब्रेकफास्ट में सर हमारे राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के द्वारा सभी अकादमियाँ जो पूरे राजस्थान में अलग अलग जिलों में संचालित हो रही है उनमें जो मेन्यू है वो राज्य सरकार द्वारा ही बनाया जाता है। अच्छा। और उस मेन्यू के अकॉर्डिंग हम जो बच्चों को ब्रेकफास्ट देते हैं उसमें मॉर्निंग में अल्टरनेट डेज पे अल्टरनेट देते हैं। जैसे मंडे को है तो उसमें दलिया होता है, दलिए के साथ में 4 स्लाइस ब्रेड है, उसमें जैम है, बटर है, आधा लीटर दूध है पैक बिल्कुल, और उसके साथ स्प्राउट्स है, भिगे हुए चने, मूंग, सोयाबीन, मूंगफली दाना, और उसके साथ में
2 आंवले, 2 अंडे, फ्रूट, मतलब ये सब चीज़ें जो एक बच्चों के लिए ये जरूरी अल्पाहार में दी जाती है ताकि उसको संतुलित आहार मिले। खिलाड़ी सुबह मॉर्निंग में जितनी फटीग करके आए उसकी रिकवरी हो। कैलोरी का रिकवरी हो जाए। उसके बाद की प्रक्रिया ब्रेकफास्ट के बाद उसके बाद बच्चों को स्कूल भेज दिया जाता है। बच्चे 1 बजे तक स्कूल में रहते हैं। वापस जब आते हैं उनका लंच रेडी होता है। लंच के अंदर खिलाड़ियों को सब्जी, दाल, दही, चावल, सलाद। ओके। हाँ, तो वो फिर शाम को वापस खेल की प्रक्रिया शुरू। शाम को वापस इवनिंग सेशन शुरू हो जाता है। इनका 5 बजे शुरू करते हैं क्योंकि 1 बजे बच्चा छुट्टी होती है, 1:30 बजे तक पहुंचता है, लंच करता है, 2 बजे वो रेस्ट करता है। तो जो बच्चा सुबह जल्दी उठा है, रिकवरी सर उसी से होती है खिलाड़ी की। खिलाड़ी के लिए प्रॉपर डाइट और प्रॉपर रेस्ट, ये दोनों चीज़ बहुत जरूरी है। अगर आप डाइट ले रहे हो, रेस्ट नहीं कर रहे हो, आप रिकवर नहीं कर पाओगे। रिकवर नहीं कर पाएंगे। आप रेस्ट तो कर रहे हो, आप डाइट नहीं ले रहे हो, तो आप वैसे रिकवर नहीं कर पाओगे। तो खिलाड़ी के लिए 2 ही चीज़ जरूरी है। शाम को 5 बजे सेशन होता है, उसके तुरंत बाद इनको जूस मिलता है और फिर नहा धो के रात को जो डिनर होता है। शिक्षा की व्यवस्था को भी साथ साथ में चलाया जा रहा है आपके द्वारा। हाँ, मैं अभी आपको बता रहा हूँ सर, जैसे बच्चों को हम स्कूल भेज रहे हैं, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब, ठीक है, और पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे लाजवाब। लाजवाब। जो हैंडबॉल अकादमी यहाँ संचालित हो रही है, उसमें विगत 3 वर्ष से अपने पास एक वंश प्रदीप नाम से बच्चा है भीलवाड़ा का, ठीक है सर। वो अपने PM श्री अमर शहीद सागरमल गोपा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जो जैसलमेर की सबसे बड़ी राजकीय विद्यालय है, उस विद्यालय में वो बच्चा लगातार नियमित अध्ययन कर रहा है। कक्षा 10वीं के अंदर उसी बच्चे ने 94% बना के, क्या बात। और एक मतलब एक मिसाल दी है कि आप खेल के साथ आप पढ़ाई भी कर सकते हो। आपके खेल कहीं भी पढ़ाई के आगे रोड़ा नहीं है। आप ये अगर सोचते हो कि मैं तो खेल रहा था तो मेरे परसेंटेज कम आए, नहीं, ये कोई बहाना नहीं है। और उसी बच्चे ने इसी साल 12वीं कक्षा जो उत्तीर्ण की है जी। उसमें भी 94% क्या बात। अंक अर्जित किए हैं। और उसके साथ यूं नहीं है कि ठीक है वो तो पढ़ाई में अच्छा है तो खेल में नहीं है, जबकि वो बच्चा विगत 2025-26 के अंदर स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के तहत राजस्थान टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए रजत पदक लेके आया है। क्या बात है। 19 वर्ष के अंदर। तो ये बहुत कोई मामूली बात नहीं है कि आप एक राष्ट्रीय स्तर के अंदर पदक भी जीत रहे हैं और आप 90% से ऊपर आप बोर्ड के अंदर अंक भी अर्जित कर रहे हैं। तो इसी में मैं आपको बताना चाह रहा था कि जो बच्चे अकादमी के हैं तो वो पढ़ाई में भी अपना प्रदर्शन बहुत उच्च स्तर का दे रहे हैं और खेल में तो दे ही रहे हैं, क्योंकि खेल के लिए तो वो रह रहे हैं, खेल के लिए तो वो मेहनत कर ही रहे हैं, उन्होंने अपना आप को खेल के लिए समर्पित कर रखा है, लेकिन पढ़ाई भी पीछे नहीं छोड़ रहे हैं। जीवन की इस लघुता में और ये जो भौतिकता की पंगुता है, कई ऐसे युवा जो नशे का शिकार हो चुके हैं, तो आप उन युवाओं को क्या प्रेरणा देना चाहेंगे और किस प्रकार से वो खेल से जुड़े? मैं सर युवाओं को यही प्रेरणा देना चाहूँगा कि अगर आपको नशे से दूर रहना है तो आप खेल का नशा ले लो। जो खेल का नशा एक बार हो गया ना सर, तो जब खेल का समय होता है, जैसे शाम को 5 बजे का टाइम होता है, शरीर मांगेगा खेल। शरीर मांगेगा खेल। उस समय आपको सारी चीज़ों से हटकर आप खेलने के लिए भागोगे कि नहीं, मेरे को 1 घंटा तो खेलना ही खेलना है। आप सुबह जल्दी उठ के चाहे आप नॉर्मल वॉक कर लो, जॉगिंग कर लो, कोई भी गेम खेल लो, योगा कर लो, कुछ भी कर लो, अपने आप को एक बार खेल के लिए लेके जाओ। उससे आप मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से फिट होंगे। आपके इंटरनल्स ऑर्गन्स हैं वो आपके फिट होंगे। आप ये BP है, शुगर है, ये जितनी भी बीमारियां जो आ रही है, इन सब से अपने आप बच जाओगे, क्योंकि आपकी जो एनर्जी लेवल है वो आप स्पोर्ट्स के अंदर लगाओगे तो आपकी बॉडी भी शारीरिक रूप से फिट होगी और आपका मानसिक भी तनाव मुक्त होगा। क्योंकि सर आप कितना भी काम कर लो, अगर आप 1 घंटा खेल लिए और आपने पसीना निकाल लिया तो आप उन सब चीज़ों से रिलैक्स हो जाओगे, जो आपके पूरे दिन का जो वर्कलोड रहा है उससे आप बिल्कुल निजात पा जाओगे। खेल के क्षेत्र में आगे बढ़े। अभी कॉमनवेल्थ जो गेम्स हुए हैं, राजस्थान की यदि बात करें तो राजस्थान से कितने खिलाड़ी उसमें जो है अव्वल रहे हैं? देखो सर, राजस्थान से अगर मैं बताऊं आपको तो इस बार 2 मेडल आए हैं। 2 मेडल के अंदर अपने एक तो आया है बॉक्सिंग के अंदर, अरुंधति चौधरी जो अपने कोटा से हैं, 70 किलो भाग में उसने स्वर्ण पदक जीत के राजस्थान का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा है। और उन्हीं के साथ में अपने यशवीर सिंह जी हैं जो अभी भारतीय रेलवे के अंदर कार्यरत हैं और आपने जेवलिन थ्रो के अंदर 85.41 मीटर भाला फेंक के कांस्य पदक प्राप्त किया है। तो ये एक बहुत ही शानदार अचीवमेंट है राजस्थान के लिए। लेकिन सर हमारा मन इतने से भरा नहीं है, अभी हमें राजस्थान के लिए और भी बहुत पदक की ज़रूरत है, क्योंकि राजस्थान में हमारे काफ़ी खेलों की अकादमियाँ चल रही है और बच्चे नियमित अभ्यास भी कर रहे हैं। लेकिन अभी मेडल टैली में जब हम देखें 1 या 2 तो हमें यूँ थोड़ी निराशा हो रही है कि अभी हमें और भी मेडल की आवश्यकता है। और इसी के साथ में मैं सबसे ज़्यादा तो सर बधाई देना चाहूँगा मीराबाई चानू को, जिन्होंने सर विगत 3 कॉमनवेल्थ गेम्स लगातार 2018, 2022 और 2026 लगातार 3 बार स्वर्ण पदक जीत के कॉमनवेल्थ में एक हैट्रिक बना के एक इतिहास कायम कर दिया है
कि भारत की एक मीराबाई चानू महिला ने जो भारत का नाम गौरवान्वित किया है, तो इससे ये होता है कि भारत के अंदर महिलाएं भी कम नहीं है, वो भी खेल के अंदर भारत को एक वो दर्जा दिलाया है कि लगातार 3 बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत के एक हैट्रिक बनाई है। अपने जैसलमेर की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितने खिलाड़ी? जैसलमेर की बात करें सर, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ जो राज्य सरकार द्वारा अकादमी संचालित है उसमें 9 खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे खेल चुके हैं, और उसमें सीनियर लेवल में भी खेले हैं। महिपाल सिंह भाटी हैं जो अभी भारतीय नेवी के अंदर पीटी ऑफिसर हैं, और उन्होंने भारतीय टीम का एक बार भी नहीं, कम से कम 5-6 बार उन्होंने भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए कई भारतीय टीम को पदक भी दिलाए हैं। और स्वर्ण पदक की बात करें तो कितना हमारे जैसलमेर को प्राप्त हुए हैं? जैसलमेर को अगर भारतीय टीम से खेलते हुए की बात करें तो अपने योगेश कुमार, महिपाल सिंह, अखिलेश कुमार, मोहम्मद अली, राजवीर सिंह और मोहम्मद रजा, ये सब वो खिलाड़ी हैं, संस्कार सैनी, जिन्होंने लगातार भारतीय टीम से प्रतिनिधित्व करते हुए साउथ एशियन गेम्स के अंदर स्वर्ण पदक जीते हैं। और अभी मैं बात करूं सर 2025-26 की, तो वर्ल्ड स्कूल गेम्स हुए थे सर्बिया के अंदर, उसके अंदर अपने जैसलमेर अकादमी के 2 खिलाड़ी जो राजस्थान टीम से खेलते हुए 2 चयनित हुए, और उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक जीता, और उसके बाद वो भारतीय टीम से वर्ल्ड स्कूल गेम्स खेल के आए। और भारतीय टीम के जो कप्तान थे वो भी अपनी अकादमी के मोहम्मद रजा थे, दूसरे खिलाड़ी संस्कार सैनी। तो इन दोनों खिलाड़ियों ने भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व वर्ल्ड स्कूल गेम्स में किया है। राकेश जी, सरकार की यदि योजनाओं की बात करें तो राष्ट्रीय खेल विकास की कई ऐसी योजनाएं हैं जिसने खेल जगत में आर्थिक सहायताएं प्रदान करके, इक्विपमेंट्स के रूप में सहायताएं प्रदान करके हमारे को बहुत आगे तक पहुंचा है। जिसमें जैसे बात करें खेलो इंडिया की है या फिट इंडिया की है, तो इसमें किस प्रकार के से ये योजनाएं जो है महत्वपूर्ण होती है और किस तरह से ये क्रियान्वित हम करते हैं योजनाओं को? सर जैसे मैं आपको बात करूं खेलो इंडिया की, अपन बात कर रहे हैं, तो खेलो इंडिया के लिए हमारे राजस्थान के सभी जिलों के अंदर खेलो इंडिया सेंटर संचालित किए जा रहे हैं, जिसमें सरकार के द्वारा वहाँ पे प्रशिक्षक भी लगाया गया है, खेल उपकरण की सुविधाएं भी दी जा रही है। और उसी के साथ साथ जैसे अभी अपने आउट ऑफ टर्न पॉलिसी हैं, तो वो भी राज्य सरकार के द्वारा जो खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे जो पदक जीत रहे हैं उनको आउट ऑफ टर्न पॉलिसी के अंदर से सीधी नियुक्ति स्पोर्ट्स कोटे से उनको दी जा रही है। और इसी के साथ 2% का आरक्षण राज्य सरकार के द्वारा खिलाड़ी को दिया जा रहा है। जो भी खिलाड़ी राजस्थान की जर्सी पहनेगा, खेल के आएगा, तो किसी भी राज्य के जो भी सरकारी नौकरी होगी उसमें 2% खिलाड़ियों को ही लिया जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा खिलाड़ियों के लिए प्लेटफॉर्म है कि खिलाड़ियों को आगे नौकरी तक की गारंटी भी सरकार दे रही है। और अपन जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी की बात कर रहे थे उसमें बास्केटबॉल का तो मैंने आपको परिणाम बता दिया। हैंडबॉल अकादमी जो अपने यहाँ चल रही है 2021 से, तो उसके अंदर भी 5 खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे खेल चुके हैं, जा चुके हैं। तो ये नई अकादमी है, अभी ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, 2021 से लेकर 26 तक 5 साल हुए हैं, लेकिन उसके अंदर भी बच्चों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर परचम लहराया है। बिल्कुल, आपके सानिध्य में हमारे युवा खिलाड़ी बहुत अव्वल स्तर पर अपने राज्य का, अपने ज़िले का, अपने राज्य का, अपने राष्ट्र का और जो है प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन्हीं दोनों अकादमियों के खिलाड़ी हैं जो लगातार राष्ट्रीय स्तर के अंदर भी स्वर्ण रजत से नीचे नहीं है, हर टूर्नामेंट में फाइनल खेल रहे हैं और कंटिन्यू खेलते हुए 60 खिलाड़ी अभी तक राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। अगर राज्य स्तर की बात करूं तो अपने जैसे अकादमिक टीम सीधे राज्य स्तर पर जाती है, तो वो अब 32 राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक जीत चुकी है। अच्छा, हाँ, राज्य स्तर पे, और 19 बार रजत पदक जीती है। और अगर बात करें नौकरी की, तो अभी तक 30 खिलाड़ी हैं जो राजकीय सेवाओं में अकादमी से खेलते हुए राजकीय सेवाओं में चयनित हुए कार्यरत हैं। और उन्होंने अलग अलग, मैंने जैसे आपको बताया, भारतीय रेलवे, सीमा सुरक्षा बल, भारतीय थल सेना, जल सेना, वायु सेना, राजस्थान पुलिस, केंद्रीय पुलिस, इन सब अलग अलग विभागों के अंदर वो चयनित हुए हैं। और उससे हमारे जो युवा, जो नए बच्चे जो खिलाड़ी आते हैं, उनको भी मोटिवेशन मिलता है कि यहाँ से इन बच्चों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे खेले हैं, राष्ट्रीय स्तर पे पदक जीते हैं और राजकीय सेवाओं के अंदर ये नौकरी कर रहे हैं, तो हमें भी एक प्लेटफॉर्म मिला है। युवाओं को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए क्या क्या आप टिप्स देना चाहेंगे, और आपकी प्रेरणा हमारे युवाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगी, प्लीज़। सर मैं युवाओं को, क्योंकि अभी युवाओं में जो जोश है, जो जुनून है, जो जज्बा है, तो मैं उनको खेल की तरफ आकर्षित करना चाहूँगा कि आप खेल के अंदर जो अचीवमेंट प्राप्त करें
और जो आप अपने जिले का, अपने राज्य का, अपने राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करें, तो उससे जो आपको अंदर सुकून मिलेगा, उससे ज़्यादा सुकून आपको किसी और चीज़ में नहीं मिल सकता। क्योंकि खेल है जो आपको हर वो चीज़ सिखाता है जो आप अपनी लाइफ के अंदर कहीं भी जाओगे तो आपको एक दर्जा मिलता है। एक खिलाड़ी का नाम है, वो हर आदमी के मुंह पे रहता है। बिल्कुल। क्योंकि आज आप बात करें महेंद्र सिंह धोनी की करें या सचिन तेंदुलकर की करें, तो किसी भी आप नाम लेओगे तो तुरंत आपको बता देंगे कि हाँ ये तो वो खिलाड़ी है। बिल्कुल। तो खिलाड़ी से जो आपका एक मान सम्मान, एक प्रतिष्ठा और एक जो आप जो भी मन में चाहें, मतलब उस चीज़ को आप हासिल कर सकते हैं और लोगों के लिए भी एक आइडियल बन सकते हैं। बिल्कुल। और शारीरिक रूप से भी हमें बहुत शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से तो आप स्वस्थ होंगे ही। क्योंकि अगर आप कोई कंपटीशन में भाग ना भी लें, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एक कंपटीशन के लिए ही खेलें। आप रिक्रेशन के लिए खेलें, अपने मनोरंजन के लिए खेलें। और एक सामाजिक के अंदर आप अगर मान लो गांव के अंदर आपने एक वॉलीबॉल का खेल मैदान बना के भी नियमित खेलना शुरू कर दिया, तो आपके खेलने से आपके साथ कितने और बच्चे हैं वो नियमित जुड़ेंगे। और जब वो मोबाइल से दूर होंगे, क्योंकि जब खेल मिलेगा तो मोबाइल के पास नहीं जाएंगे, वो बिल्कुल ग्राउंड पे आके खेलेंगे। कोई प्रकार का अवसाद नहीं होंगे। नहीं तो क्या होता है, वो कहता है, एक कहावत है कि खाली दिमाग शैतान का घर। अब जब आप खाली रहोगे, आपके पास कोई काम ही नहीं है, तो आप मोबाइल देखो, टीवी देखो, ये सब देखो, तो उसमें अपना समय जाया कर रहे हो। अगर वो समय आप खेल मैदान में आके दोगे तो आप खुद भी शारीरिक रूप से फिट रहोगे, मानसिक रूप से फिट रहोगे और एक प्रेरणा दोगे आने वाले बच्चों को, पीढ़ी को। मैं तो ये कहूँगा कि जब हौसला बना ही लिया है ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। बहुत बढ़िया। तो आपने दो पंक्तियां कही है, तो मुझे भी दो पंक्तियां युवाओं के लिए याद आ रही है। अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ संकल्प सोच लो, प्रशस्त पुण्य पथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। राकेश जी, आप आकाशवाणी के माध्यम से हमारे श्रोताओं को, युवा खिलाड़ियों को बहुत अच्छी अच्छी खेल की जगत में प्रेरणा दी और इतनी अच्छी जानकारियाँ जैसलमेर के खेल जगत से जुड़ी हुई थी और आपने बताई, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने आमंत्रित किया और हमारे को युवाओं से सबसे जुड़ने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। थैंक यू। आजादी का अमृत महोत्सव।